तो स्टूडेंट्स, सुबह हम लोग डिस्कस कर रहे थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू और मोर देन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू एंड मोर देन अल्टरनेटिव क्वांटिटीज। We always use quantity in polar form, ये सब बताया गया था। अब आपका फॉर एग्जांपल पे एक हमने क्वेश्चन ले रखा है जहाँ पे I1 की वैल्यू कितना दे रखा है 3√2 sin ओमेगा t। कितना दे रखा है? I1 इक्वल टू 3√2 sin ओमेगा t और I2 इक्वल टू दे रखा है 5√2 sin ब्रैकेट में ओमेगा t प्लस 30। इसी तरीके से I3 की वैल्यू दे रखा है 6√2 sin ब्रैकेट में ओमेगा t माइनस 120। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। यहाँ पे रिजल्टेंट करंट आई आर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? हमने बताया आई आर जो रिजल्टेंट करंट हम कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू आएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर। समझ में आ रहा है बात? ठीक, अब बात कर रहे थे क्या ये I1 प्लस I2 के बराबर होता है। यहाँ पे जो I1 I2 और I3 की करंट की वैल्यू दी है वो किस फॉर्म में दिया है? करंट के एक्सप्रेशन के फॉर्म में। यहाँ I1 की वैल्यू लिखा हुआ है 3√2 sin ओमेगा t, I2 को लिखा गया है 5√2 sin ब्रैकेट में ओमेगा t प्लस 30 डिग्री और I3 को लिखा गया है 6√2 sin ओमेगा t माइनस 120 डिग्री। ठीक, अब हमको क्या करना है? इनका रिजल्टेंट निकालना, जहाँ रिजल्टेंट I1 प्लस I2 प्लस I3 के फॉर्म में है, यानी कि इन अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को जो I1 I2 I3 के फॉर्म में उनको ऐड करना है। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए भी हमने आपको क्या बताया? ऐड और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमेशा अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को रेक्टेंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। किस फॉर्म में यूज किया जाता है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो इक्वेशन से जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नोट करते हैं वो कैसा फॉर्म होता है? पहला इक्वेशन से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पहला नोटेशन फॉर्म हमारा कौन सा होता है? आपका पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में हमने आपको क्या बताया था कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड और एंगल में फेज लिखते हैं। मैग्नीट्यूड और एंगल में क्या लिखते हैं? फेज लिखते हैं। मैग्नीट्यूड कितना है? 3√2 और I1 का फेज कितना है? 0 है, क्योंकि ओमेगा टी के साथ ना तो कुछ प्लस है ना ही कुछ माइनस है, उसका फेज 0 है। यानी कि I1 का पोलर फॉर्म क्या लिखेंगे? 3√2 0 डिग्री। फिर प्लस लगा करके हम क्या लिखेंगे? I2 का, I2 को लिखेंगे हम लोग क्या? I2 को लिखेंगे 5√2 एंगल 30 डिग्री, क्योंकि आपका I2 का मैग्नीट्यूड कितना है? 5√2 है और उसका फेज कितना? 30 डिग्री है। इसी तरीके से I3 की बात करें अगर हम, तो I3 का मैग्नीट्यूड कितना है? 6√2 और 6√2 और मैग्नीट्यूड हो गया और फेज कितना है इसका? -120 डिग्री। इसका पोलर फॉर्म कैसे लिखेंगे? यहाँ देखो कितना ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे हम आपको सुधार करके बता रहे हैं। इसको लिखने का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से है, 6√2 यहाँ पे एंगल बनाना था, इस तरीके से लिखना है 6√2 एंगल -120 डिग्री। ठीक, यहाँ पे 5√2 एंगल 30 डिग्री लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस पोलर डाटा को क्या कर लेंगे? हम कन्वर्ट कर लेंगे रेक्टेंगुलर डाटा में। तो कैलकुलेटर की हेल्प से हम इसको रेक्टेंगुलर डाटा में चेंज करते हैं। ठीक, और कैलकुलेटर की हेल्प से रेक्टेंगुलर डाटा में चेंज करने के लिए आप लोग अगर कैलकुलेटर आसपास में जरा लेके बैठ जाए ताकि आप लोगों को समझा दिया जाए। वीडियो मोड में कन्वर्ट करते हैं, आप लोग अपना कैलकुलेटर पास में लेकर के बैठे। तो कैलकुलेटर को देखें, ऑन कर लिया हूँ। अगर आप लोग भी अपने वीडियो मोड में आ जाए तो कैलकुलेटर को दिखाएं तो आपको बताने में सही रहेगा। आप लोग अपना कैलकुलेटर लेके बैठे हैं, कुछ हाँ ना बोले तब आगे बात बढ़े।
हेलो हेलो। चलिए आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है कैलकुलेटर को ऑपरेट करने में, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से कहा गया कि वीडियो मोड ऑन कर ले, कैलकुलेटर दिखाएं, आपको बताया, लेकिन आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या जो आपका 3√2 एंगल 0 डिग्री है, इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसका पोलर फॉर्म कन्वर्ट, सॉरी रेक्टेंगुलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में तो ये ऑलरेडी है। इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4.24 प्लस I0। इसी तरीके से 5√2 एंगल 30 डिग्री को रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6.2 प्लस 3.53 I। ठीक इसी तरीके से जब 6√2 एंगल 1 को -120 डिग्री को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा -4.24 माइनस I 7.34। ठीक, अब इसमें करना क्या है, सारे रियल डाटा को एक साथ ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और सारे इमेजिनरी डाटा को एक साथ ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो रियल डाटा हमारा कितना आ गया, 6.12 माइनस 3.819। ठीक, आई को वैसे लिखने का तरीका पहले लिखेंगे तब, क्योंकि हमको ये बताना है कि जो 3.81 है वो क्या है, वो इमेजिनरी नहीं है। तो यहाँ पे लिखने का तरीका वो गलत है, इस तरीके से लिखेंगे 6.12 माइनस I 3.8। ठीक, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। अब इस रेक्टेंगुलर फॉर्म को फिर से पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म को फिर से पोलर फॉर्म में कैलकुलेटर की हेल्प से जब चेंज करेंगे ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू हमारी आएगी, ये वैल्यू हमारी आएगी कितनी, 7.2 एंगल में 31.9 डिग्री। समझ में आ रहा है कितना आ रहा है, 7.2 एंगल में 31.9 डिग्री। ठीक, अब इसको फिर से हमको रिजल्टेंट करंट का एक्सप्रेशन लिखना हो तो रिजल्टेंट करंट का एक्सप्रेशन में क्या होता है, I मैक्स sin ओमेगा t होता है और प्लस माइनस फाइव क्या होता है, फेज होता है। तो I मैक्स मतलब उस रिजल्टेंट इक्वेशन का मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट इक्वेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 7.2। तो क्या लिखेंगे, 7.2, यहाँ पे बीच में प्लस लगा है, गलत लिखा हुआ है, ये 7.2। ठीक, थोड़ा कहीं कहीं पे नोट्स में मिस्टेक है तो इसको ध्यान नहीं देंगे, हम आपको पढ़ाते टाइम ही बता देंगे, प्लस नहीं रखेंगे। 7.2 साइन ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। अब यहाँ पे फिर माइनस में आया 31.9 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 31.9। ठीक, ये हो गया आपका दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटियों का अगर हमको क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो इसी तरीके से करते हैं। हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन प्रोसेस यूज्ड ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ पावर एंड इम्पीडेंस ऑफ द गिवन सर्किट। समझ में आ रहा है, ज्यादातर हमको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो यूज पड़ता है, कब पड़ता है, जब हम उस सर्किट का पावर कैलकुलेट करते हैं या इम्पीडेंस कैलकुलेट करते हैं। पावर जब कैलकुलेट करते हैं तो दो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटियां जो वोल्टेज है और करंट, उनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। और जब इम्पीडेंस कैलकुलेट करते हैं तो दो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटियां जो एक वोल्टेज और एक करंट, उनका क्या करना पड़ता है, डिवीजन करना पड़ता है। ठीक, मान लीजिए जैसे दो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने का प्रोसेस क्या हो उसके पहली बात करें। दो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, एक V1 है एक V2 है। V1 का वैल्यू क्या दिया हुआ, V1 एंगल फेज 5 और इसी तरीके से V2 का वैल्यू क्या दिया है, V2 एंगल फेज 5। ठीक, तो यहाँ पे V1 की वैल्यू पोलर फॉर्म हो गई V1 एंगल फेज 5 और V2 की वैल्यू हो गई V2 एंगल फेज 5। तो V1 V2 क्या है, उस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। तो देखो अगर हमको इसका मल्टीप्लाई करना है तो क्या लिखेंगे, V1 into V2 इज इक्वल टू, V1 का वैल्यू रख दिए पोलर फॉर्म में, V1 का वैल्यू पोलर फॉर्म में क्या था, V1 एंगल फेज 5 और V2 का वैल्यू कितना है आपका, V2 एंगल फेज 5। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे भी यहाँ पहले क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या है V1 और दूसरे क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या है V2, एक ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे V1 into V2। और जो आपका फेज है वो एंगल में क्या हो जाता है, वो एंगल में हम उसको ऐड कर लेते हैं, तब हमको रिजल्टेंट क्वांटिटी का रिजल्ट पता चलता है। समझ में आया, अगर हमको V1 into V2 निकालना है तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई यानी कि V1 into V2 की एंगल में 5 प्लस 5। ठीक, इसी तरीके से उन्हीं दो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का अगर हमको क्या करना है, डिवीजन करना है V1 और V2। तो V1 का पोलर फॉर्म क्या है, V1 फेज एंगल फेज 5
और डिवाइडेड बाय V2 का पोलर फॉर्म क्या है, V2 एंगल फेज फाइव। तो डिवीजन करते टाइम हमको क्या करना है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर लेना है। ठीक, डिवीजन प्रोसेस ये आपको बताया है। तो ये क्या हो जाएगा V1/V2 और एंगल में क्या हो जाएगा, फेज फेज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऊपर वाले फेज से नीचे वाले फेज को नीचे वाले फेज को हटा देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा V1 डिवाइडेड बाय V2 एंगल में फेज ∅1 माइनस फेज ∅2। हमारा एंगल में क्या लिखेंगे, फेज ∅1 माइनस। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात होगी। अब बात करेंगे क्या, इन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज का। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल में हमारे पास एक क्वेश्चन है जहाँ पे वोल्टेज V की वैल्यू दिया गया है 10 sin ब्रैकेट में ओमेगा t प्लस 30 डिग्री, I की वैल्यू दिया गया है 30 sin ओमेगा t प्लस 45। क्लियर, ये दिया गया तो 10 sin ओमेगा t प्लस 30 डिग्री और आपका I की वैल्यू दिया 30 sin ओमेगा t प्लस 45 डिग्री। तो हम पहले हमने बताया जब भी हमको किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का वैल्यू एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया गया, ठीक, किस एक्सप्रेशन में, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन के फॉर्म में, एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया हो, तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स फॉर्म हम जो नोट करते हैं कौन सा फॉर्म होता है, वो पोलर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे बगल में पीएफ लिखा हुआ है, तो पीएफ का मतलब इस वोल्टेज वाले इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का पोलर फॉर्म क्या होगा और करंट वाले इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का आपका पोलर फॉर्म क्या होगा। ठीक, तो पोलर फॉर्म में हमने क्या बताया, क्या लिखते हैं, सिर्फ दो चीज लिखते हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखते हैं और फेज लिखते हैं। तो जैसे वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिखा गया है 10 sin ब्रैकेट में ओमेगा t प्लस 30 डिग्री, तो 10 क्या हो गया, उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होगा और 30 डिग्री क्या है, उस क्वांटिटी का फेज है। क्लियर है, 10 क्या हो गया, उस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है और 30 क्या हो गया, उस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का फेज है। ठीक, हम आगे बढ़ेंगे, जब सेकंड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 30 sin ओमेगा t प्लस 45। 30 क्या है, उस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और 45 क्या है, उस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का फेज है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, पोलर फॉर्म पहले इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का लिखेंगे 10 एंगल 30 डिग्री और दूसरे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का लिखेंगे 30 एंगल 45 डिग्री। समझ आ रहा है, 10 एंगल 30 डिग्री और 30 एंगल 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इन क्वांटिटियों का अगर हमको रिजल्टेंट निकालना हो एज ए इम्पीडेंस, इन क्वांटिटियों के हेल्प से हमको एज ए रिजल्टेंट इम्पीडेंस Z निकालना है। तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/I से मिलेगा, क्योंकि इम्पीडेंस Z = V/I। तो V/I वाला फार्मूला कहाँ से मिलता है, हमने हर सर्किट में आपको दिखाया होगा, जब सप्लाई वोल्टेज V लेकर के चलते थे तो लास्ट स्टेप में हर सर्किट में V = IZ आता था। तो Z = क्या हो जाएगा, V/I। जहाँ V का पोलर फॉर्म यहाँ पे क्या, कौन से V/I का मतलब डिवीजन प्रोसेस हो रहा है। तो डिवीजन प्रोसेस में हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, पोलर फॉर्म। तो V का पोलर फॉर्म क्या है 10 एंगल 30 डिग्री और आपका I का पोलर फॉर्म क्या है 30 एंगल 45 डिग्री। यहाँ पे हमको क्या, हमने क्या बताया, अगर हम डिवीजन प्रोसेस करते हैं तो सबसे पहले तो एक कंसेप्ट क्लियर रखेंगे कि हम पोलर फॉर्म यूज करेंगे। पोलर फॉर्म यूज करेंगे तो जो मैग्नीट्यूड होता है उसका डिवीजन होता है, मतलब उसको डिवाइड करते हैं एक दूसरे में, और जो फेज पे होता है तो ऊपर वाले फेज में नीचे वाला फेज सेपरेट करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 30 एक ब्रैकेट में जाएगा और एंगल में क्या हो जाएगा 30 माइनस 45। तो 10 डिवाइडेड बाय 30 की वैल्यू आ गई है 0.33 और एंगल में कितना आएगा माइनस 15 डिग्री। ठीक, माइनस 15 डिग्री। तो ये जो Z है उसको हमने आपको बताया था मेजर करते हैं किसमें, ओम में। तो ओम में मेजर करते हैं तो ये लिखेंगे 0.33 एंगल में माइनस 15। ये हो गया। यहाँ लिखा था एंगल ऑफ द इम्पीडेंस इन पोलर फॉर्म इज नोन एज अ फेज एंगल ऑफ द गिवन सर्किट। समझ में आ रहा है, अगर हमको किसी सर्किट का इम्पीडेंस पोलर फॉर्म में लिखा हुआ, समझ में आ रहा है, अगर हमको किसी सर्किट का इम्पीडेंस पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है तो उस पोलर फॉर्म में जो फेज एंगल फाई की वैल्यू होती है उस फेज एंगल फाई को सर्किट का फेज एंगल कहते हैं। समझ में आ रहा है, उस फेज एंगल फाई की वैल्यू जो Z की पोलर फॉर्म में दिख रही है आपको, उस फेज एंगल फाई को सर्किट का फेज एंगल कहते हैं। आगे बढ़ी, अब हम पावर P निकालने की बात कर रहे हैं। जब पावर P निकालते हैं हम, तो पावर का हमने आपको बताया था 3 पावर होते हैं, अपरेंट पावर, रियल पावर, इलेक्ट्रिक पावर। लेकिन जब उसको हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। ठीक, तो
पावर 3 पावर होता है, एपरेंट पावर एस से डिनोट करते हैं, एक्टिव पावर पी से डिनोट करते हैं, रिएक्टिव पावर पी से डिनोट करते हैं। यहाँ तीनों का हमने अलग अलग फार्मूला बताया था, अलग अलग डिफिनेशन बताया था। एपरेंट पावर क्या होता है, प्रोडक्ट होता है वोल्टेज और करंट का, यानी कि एस इज इक्वल टू वी आई। एक्टिव पावर क्या होता है, प्रोडक्ट होता है एपरेंट पावर पावर फैक्टर कॉस फाई, यानी कि p इक्वल टू s इनटू cos फाई, तो s की वैल्यू vi था, यानी p इक्वल टू vi cos फाई। इसी तरीके से अगर हम रिएक्टिव पावर की बात करें तो वो किस प्रोडक्ट होता है, एपरेंट पावर s का और sin ऑफ फेज एंगल फाई, ठीक, sin ऑफ फेज एंगल फाई, तो उसका प्रोडक्ट होता है, यानी कि p इक्वल टू s sin फाई, तो s sin फाई के साथ लिखेंगे तो vi sin फाई। आगे बढ़े, यहाँ पे देखिए जब एंगल 10-30 डिग्री हो गया और आपका 30-45 डिग्री हो गया, ठीक, तो 10-30 डिग्री और 30-45 डिग्री के हिसाब से जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हम क्या कहते हैं कि इन दोनों में से किसी एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं। इन दोनों में से किसी एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं। तो कॉन्जुगेट में करना क्या होता है, तो उसके फेज को चेंज कर देते हैं। फेज को चेंज अगर फेज किसी एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का मतलब कॉन्जुगेट लेने का मतलब उस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का फेज चेंज करना। फेज चेंज मतलब अगर पॉजिटिव फेज होगा तो नेगेटिव फेज में चेंज कर देंगे, नेगेटिव फेज होगा तो पॉजिटिव फेज में चेंज कर देंगे। तो देखिए जब पॉजिटिव फेज होगा तो नेगेटिव फेज में चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो पहला जो फेज आपका v का वैल्यू था वो 10 एंगल 30 था और करंट की वैल्यू 30-45 डिग्री था। उसका फेज चेंज करेंगे तो पहले का पॉजिटिव फेज था तो नेगेटिव कर दी तो 10 एंगल 30 डिग्री हो माइनस 30 डिग्री का, ये क्या है 30 एंगल 45 डिग्री, तो 30 into 10 की वैल्यू 300 और इसको हम क्या करेंगे, एंगल एंगल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यानी कि ऐड होनी चाहिए, यानी कि -30 + 45, -30 + 45 प्लस 15 और इस प्लस 15 में आपका तो जो आपका पावर पी आ रहा है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो क्या आ रहा है 30 एंगल 300 एंगल 15 डिग्री। ये जो वैल्यू आ रहा है पोलर फॉर्म में आ रहा है। इस पोलर फॉर्म का जो मैग्नीट्यूड है, इस पोलर फॉर्म का जो मैग्नीट्यूड है 300, वो उस सर्किट का क्या कहलाएगा, एपरेंट पावर। वो उस सर्किट का एपरेंट पावर कहलाएगा। किस सर्किट का, जिस सर्किट के वोल्टेज की वैल्यू, सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू 10 sin ओमेगा, ये पहला जो लाइन लिखा हुआ है, जिस सर्किट के अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू 10 sin ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री है और करंट की वैल्यू कितनी है 30 sin ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, इस पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमने आपको बताया था रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होता है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसमें कुछ एक रियल वैल्यू होती है, एक इमेजिनरी वैल्यू। तो जो रियल टर्म आता है उस सर्किट का वो रियल पावर कहलाता है, जो इमेजिनरी टर्म आता है उस सर्किट का रिएक्टिव पावर कहलाता है। समझ में आ रहा है, जो रियल टर्म आता है वो उस सर्किट का रियल पावर कहलाता है, जो इमेजिनरी टर्म आता है उस सर्किट का रिएक्टिव पावर कहलाता है, ठीक। अब हम बात करेंगे क्या कि यहाँ पे जो हम 10 और 30 यूज कर रहे हैं पोलर फॉर्म में, 10 और 30 यूज कर रहे हैं पोलर फॉर्म का कौन सी वैल्यू, ये इस एक्सप्रेशन की कौन सी वैल्यू, इस एक्सप्रेशन वोल्टेज और करंट का ये दोनों मैक्सिमम वैल्यू है। हमने क्या बताया था, वोल्टेज की एक्सप्रेशन लिखते हैं V max sin omega t, करंट की एक्सप्रेशन लिखते हैं I max sin omega t। तो ये जो 10 और 30 है उस एक्सप्रेशन का वोल्टेज और करंट का क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम यानी कि ये जो डाटा ला रहे हैं हम S = 300 और P = ये क्या नाम है 289.7 और I = 77.64, ये सारे किस फॉर्म में है, आपके मैक्सिमम फॉर्म में। तो हमने आपको बताया था सारे फार्मूले आपको जो तैयार थे आपके S = VI, आपको शुरू में ही बताया था डिफिनेशन के टाइम में ही कि द प्रोडक्ट ऑफ सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करंट इन RMS फॉर्म इज नोन एज एपरेंट पावर। तो जो V और I है RMS फॉर्म में है, तो RMS फॉर्म में इस डाटा को चेंज करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, V max by √2 I max by √2, ठीक। तो V max की वैल्यू हमको पता है कितना 10 और I max वैल्यू पता है 30, तो by √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 300 डिवाइडेड बाई 2। तो 300 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब 150, और वहां पे आपने 300 लिखा तो 300 जो है वो एपरेंट पावर ही है, लेकिन वो मैक्सिमम फॉर्म है। लेकिन हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन का आंसर देते हैं तो RMS फॉर्म में देते हैं, तो RMS फॉर्म में वो वैल्यू कितना हो जाएगा
300 डिवाइडेड बाई 2, तो 300 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू 150 क्या आ जाएगा वीए। वीए मतलब वोल्ट एम्पीयर। इसी तरीके से आपका जो ये रियल पावर है वो भी मैक्सिमम फॉर्म में है, तो बाई 2 कर देंगे तो रियल फॉर्म में आ जाएगा। बाई 2 क्यों करते हैं, क्योंकि वी मैक्स बाई रूट 2 और आई मैक्स बाई रूट 2, तो बाई रूट 2 क्या हो जाता है इनटू 2, यानी कि डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो डिवाइडेड बाई जब 2 करेंगे वो सॉल्व होकर के आएगा 144.88। इसी तरीके से जब Q को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 38.82। ये हो जाएगा वी। ठीक, यहाँ पे देखिए ये भी बताया गया है कि ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ पावर बाय कॉम्प्लेक्स मेथड वी टेक अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एनी वन क्वांटिटी आइदर वोल्टेज आर करंट। समझ में आ रहा है बात। जब भी हम किसी सर्किट के अंदर कॉम्प्लेक्स मेथड से पावर का कैलकुलेशन करेंगे तो हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे किसी एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का, चाहे या तो वोल्टेज का या तो करंट। तो आपको ये भी बताया गया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के फेज को चेंज कर देना। तो अगर पॉजिटिव फेज दे रहा था तो निगेटिव में चेंज कर देना, निगेटिव फेज दे रहा था तो पॉजिटिव में चेंज कर देना। आगे बढ़ा जाए।
तो बात कर रहे थे इम्पीडेंस इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जहाँ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए यहाँ पे देखिए पहले सीरियल नंबर, टाइप ऑफ सर्किट, इम्पीडेंस इन रेक्टेंगुलर फॉर्म और इम्पीडेंस इन पोलर फॉर्म। तो मोस्टली हमको रेक्टेंगुलर फॉर्म और पोलर फॉर्म ही यूज आता है, ठीक। हम क्या इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के अंदर हमारा जो इम्पीडेंस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो कॉम्प्लेक्स के किस फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो वो क्या होगा, Z = R + J0, प्लस J0 हो या माइनस J0 हो, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक। तो नेक्स्ट इसी तरीके से है पोलर फॉर्म, वो डाटा क्या हो जाएगा, Z = R∠0, ठीक। इसी तरीके से प्योरली इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या आता है, 0 + JXL, सॉरी 0 + JXL, जहाँ पे ये वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, XL होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए XL ∠90 डिग्री, XL ∠90 डिग्री, ठीक। RL क्या चीज है, यहाँ होगा XL ∠90 डिग्री। इसी तरीके से प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए जो हमारा इम्पीडेंस कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो कितना होता है,